रेट कट का तोहफा और बाजार में मौका। जी हां, आवाज अड्डा में आज यही है मार्केट स्पेशल्स का प्रश्न कि क्या इस रेट कट के तोहफे के बाद बाजार में एक बड़ा मौका खुल गया। तो आरबीआई ने आज बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है, रेट कट का डबल बूस्टर सरप्राइज। बाजार एक रेट कट का अनुमान या इंतजार तो कर ही रहा था, लेकिन जंबो रेपो रेट कट और फिर सीआरआर में इतनी बड़ी कटौती, इसका अंदाजा शायद किसी ने नहीं लगाया था। आरबीआई गवर्नर ने अपना काम कर दिया है। लिक्विडिटी की फ्रंट लोडिंग से बाजार खुश हुआ है और बैंक निफ्टी समेत ओवरऑल बाजार में जबरदस्त तेजी भी देखने को मिल गई। एक बात जो अच्छी है वो ये कि महंगाई की भी टेंशन फिलहाल नहीं है, लेकिन इधर अमेरिका में सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। मस्क और ट्रंप में तलवारें खिंच गई हैं, एक नया टेंशन शुरू हो गया है। तो इसका हमारे बाजारों पर क्या असर हो सकता है? इधर ग्रोथ रिकवरी में रेट कट कितना मददगार होगा, क्या अभी भी कोई रिस्क बाकी है? इन सब पर चर्चा करेंगे और ये सारी चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं और मेरे पैनल में हैं आज इंडस्ट्री एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम साहब, रोहा एसेट मैनेजर्स के इक्विटी हेड दलजीत सिंह कोहली जी, एचडीएफसी बैंक की सीनियर इकोनॉमिस्ट साक्षी गुप्ता, नाइट फ्रैंक इंडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गुलाम जिया साहब और सीएनबीसी आवास के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं सबसे पहले तो एक रिएक्शन ही ले लेता हूं कि किस तरीके से इस रेट कट को देखते हैं, और चूंकि हम मार्केट पे फोकस करके चल रहे हैं। सो अनुज सर, मैं अगर आपसे शुरुआत करूं, तो ये रेट कट हुआ है, डबल बूस्टर है, सरप्राइज आ गया, बहुत कुछ बातें हो गई, दिन में मार्केट में हमने कमाल की रैली भी देखी। ओवरऑल इसका आगे चलते हुए मार्केट पे किस तरीके का इम्पैक्ट आएगा? देखिए विपिन जी, एक चीज़ समझ लीजिए कि बाज़ार एक ट्रिगर की वेट कर रहा था, एक मैक्रो ट्रिगर की। वो बाज़ार को आज मिल गया और गवर्नर साहब ने एक बहुत शानदार चीज़ की। गवर्नर साहब ने कहा कि अब अगर मेरे पास इतना ही स्कोप है तो मैं सीधा इसी बार में क्यों ना उसको करूं और सीधा इसका इम्पैक्ट देखूं, क्योंकि आप जैसे कहते हैं ना, शॉक एंड ऑ, इस समय उन्होंने यूज़ किया शॉक एंड ऑ। और एक चीज़ मैं कहूँगा, ये पॉलिसी गिनी जाएगी। जब इतिहास की कुछ पॉलिसीज़ आप याद करेंगे, उनमें से एक पॉलिसी ये भी गिनी जाएगी जिसमें एक साथ डबल बजूका फायर किया गया। गवर्नर साहब ने ये भी बोल दिया कि इसके बाद मेरे पास स्कोप बहुत कम बचेगा, लेकिन मार्केट को अभी वो बाद में देखेंगे। अभी मार्केट को ये लग रहा है कि कर्ज सस्ता होगा, सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ेगी और अब सरकार के पाले में गेंद है कि वो फिस्कल स्टेप्स पर क्या कदम लेने वाले हैं। एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट दिखाई दे रहा है सरकार की तरफ से, आरबीआई की तरफ से, सेबी की तरफ से, सबकी तरफ से, कि एक इकॉनमी को बूस्टर देना है, स्टॉक मार्केट को बूस्टर देना है। आई थिंक इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अब तक हम सिर्फ एक मिड कैप्स में रैली देख रहे थे, लेकिन इस स्टेप के बाद बैंक निफ्टी में मैसिव रैली आई और हम लगातार बात कर रहे थे इसके कि ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट आएगा। इंडिया विक्स संकेत दे रहा था, फाइनली ये ब्रेकआउट आया। मेरा ये मानना है कि आज एक नई तेज़ी की शुरुआत हुई है और अब आज के लो के स्टॉप लॉस के साथ आप सिस्टम में लॉन्ग रहिए और देखिए रैली कहाँ तक जाती है। राइट, तो बाजार में अब लॉन्ग होने का वक्त आ गया। मैं बाजार पे तो अब पूरे समय हमें बात करनी है, लेकिन ये एक एलिमेंट है, ये सरप्राइजिंग एलिमेंट है। और मैं साक्षी से सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि हमने आवाज़ एमपीसी किया, ढेर सारे इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे बातचीत की, कोई एंटिसिपेट नहीं कर रहा था साक्षी के आधे % का रेट कट आएगा। इनफैक्ट काफ़ी सारी दलीलें आई जब हमने कहा, पूछा भी कि क्या कोई सरप्राइज आ सकता है, कहीं आधा % आ जाए। सो काफ़ी इकोनॉमिक थ्योरीज निकली कि नहीं, जब आपका ग्रोथ ऐसा होता है और उसका इतना % होता है और आपकी महंगाई इस जगह पे होती है तो चांसेस नहीं है। लेकिन एक सरप्राइज दे दिया गवर्नर साहब ने। क्या आपके मन में कहीं था कि 50 आ सकता है? मतलब ऑन पेपर शायद आपने भी नहीं बोला होगा, लेकिन कहीं था कि हुआ इस कंडीशन में तो 50 आ जाएगा, या आपके लिए भी एक सरप्राइज ही था? नहीं, मेरे लिए भी ये बहुत बड़ा सरप्राइज था। आई थिंक आपने जैसे बोला, मोस्ट इकोनॉमिस्ट या मार्केट एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये 25 बेसिस पॉइंट रेट कट होगा। आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट रेट कट करके, मैं मतलब अग्री करती हूँ कि ये एक शॉक एंड ऑ नेचर की पॉलिसी थी। आई थिंक आरबीआई में ये आज के रेट डिसीजन से हमें ये टेक अवे, मेरे लिए ये टेक अवे है कि शायद आरबीआई ये चाहता है कि हम फ्रंट लोड कर दें सारा मॉनेटरी ईजिंग। वो शायद अगस्त तक वेट नहीं करना चाहते थे कि इस बार 25 करें फिर अगस्त में 25 करें, तो उन्होंने एक साथ ही
टोटल 50 बेसिस पॉइंट रेट कट कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो सिस्टम में है उसका इम्पैक्ट एक लैग के साथ आता है। तो आई थिंक वो चाहते हैं कि एनी ग्रोथ स्लो डाउन जो इंडिया में हो, बिकॉज जो ग्लोबल इकोनॉमी में हो रहा है उसको वो फ्रंट रन कर दे, और पहले ही उस ग्रोथ स्लो डाउन को जितना अरेस्ट कर सकते हैं या कुशन कर सकते हैं वो कर सके। क्लियरली जो इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्टरी हमें पिछले कुछ महीनों से दिखाई दे रही है और इन्फ्लेशन कंटिन्यूअसली नीचे आता चला जा रहा है, वो भी बहुत ही फेवरेबल था आरबीआई के इस डिसीजन के लिए, क्योंकि क्लियरली इन्फ्लेशन साइड से उनके पास काफी ज्यादा मॉनेटरी स्कोप है कि वो मॉनेटरी इस टाइप की मॉनेटरी ईजिंग करते। सो क्लियरली बॉटम लाइन इज कि ये सरप्राइज था। आई थिंक आरबीआई का अब इंटेंशन है कि ये ट्रांसमिशन जो है इन पॉलिसी रेट कट्स का 100 बेसिस पॉइंट्स टोटल फरवरी से जो आरबीआई ने डिलीवर किया है वो जल्द से जल्द सिस्टम के अंदर ट्रांसमिट हो। ये इम्पोर्टेंट होगा फैक्टर कि कितनी जल्दी उस सिस्टम में ट्रांसमिट होता हुआ दिखाई देगा। एक चीज़ जो सुनील जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब ये पूरी एमपीसी चली होगी, देखिए ये डिसीजन ऐसा नहीं हुआ होगा कि बस ऑन द टेबल आया और सबने कहा। आई थिंक बहुत सारा वाद विवाद हुआ होगा, बहुत सारी खींचतान हुई होगी, क्योंकि इतना सब कुछ कि आप 50 बेसिस पॉइंट का रेपो रेट कट कर दें, 1% का सीआरआर कट कर दें और साथ में स्टांस को भी चेंज करते हुए नजर आए, तो ये सारा आई थिंक बहुत ज़्यादा या तो कहीं पिछली पॉलिसी से अभी तक जहन में चल रहा था, किस तरीके से हुआ होगा। मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ कि वो 3 दिन में बातें क्या हुई होंगी और फिर कैसे इस नतीजे पर पहुंचे होंगे। देखिए, बात ऐसी हुई होगी कि देखिए जरूर इंटरनेशनल अनसर्टेनिटी है और डोमेस्टिकली चीज ऐसी है कि फिजिकल तौर पे गवर्नमेंट में बजट में ही 1 लाख करोड़ का अर्बन मिडिल क्लास को पैसा हाथ में दे दिया, राइट। वो एक बात तय हो गया था। इंटरनेशनल अनसर्टेनिटी है तो क्या असर इंडिया के एक्सपोर्ट्स के ऊपर होगा, बीटीए की कैसी होगी, एक अनसर्टेनिटी का माहौल। दूसरी चीज, तीसरी बात यह है कि अब तक उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया था, बट उनके मन में था कि साल में 100 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट करना है। तो 3 दिन में चर्चा ये होगी क्या हम अभी 25 और बाद में 25 करें, या अब ये एक शॉक एंड ऑल जिसे बताया गया कि अभी हम फ्रंट लोड कर दें। और इसका कारण ये था क्योंकि अनिश्चितता, अगर आप आरबीआई के गवर्नर की स्पीच और प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, इतनी अनिश्चितता है ओवरऑल माहौल में, तो आरबीआई की तरफ से एक निश्चिंतता प्रोवाइड करना, तो वो एक बात थी। वन सेकंड है कि हर बार सोच होती है कि ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन, और आरबीआई गवर्नर ने साफ कह दिया कि अभी तक जो 50 बेसिस पॉइंट हुआ उसका 27 बेसिस पॉइंट डिपॉजिट में ट्रांसमिट हुआ है, मगर एग्जिस्टिंग लोन पे 17 और नए लोन पे खाली 6 बेसिस पॉइंट का ट्रांसमिशन। पर वो भी मान रहे थे कि वो जल्द हुआ है कि नॉर्मली 6 to 9 मंथ्स लगता है। तो उनकी सोच ये थी कि अब रेट कट तो करना है, ट्रांसमिशन को सपोर्ट करना है, तो क्या करना है, फर्स्ट फ्रंट लोड करो, सेकंड बैंक को कोई एक्सक्यूज ना दे कि वो ट्रांसमिट ना करे। अभी उन्होंने जो 2.5 लाख करोड़ का सीआरआर कट से लिक्विडिटी प्रोवाइड किया है बैंक्स को, उससे उनकी कॉस्ट ऑफ फंड्स में 6 बेसिस पॉइंट्स ऑन एन एवरेज सेविंग्स मिल रही है। तो नेचुरली अब किसी भी बैंक के पास कोई एक्सक्यूज नहीं रहा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अब हम जिम्मेदारी हमारी तरफ से सिस्टम को सौंपते। सिस्टम माने कौन, एक होता है बैंक और एनबीएफसी लेंडिंग, और दूसरा होता है कंज्यूमर। देखिए, कंज्यूमर को अब इस महीने से उनको उम्मीद महसूस होगी कि मेरी टैक्स में बचत हुई है, मगर खर्चा करने की मन लगनी चाहिए ना। तो अब ये रेट कट भी अगर ईएमआई की ड्रॉप में से आएगा तो फिर कंज्यूमर के हाथ में है कि वो पैसे का क्या करे। तो अल्टीमेटली अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक तरफ बैंक, एनबीएफसी और इंडियन रिटेल मिडिल क्लास की जाके खर्चा करने की। तो उन्होंने कहा कि एटलीस्ट हमारी तरफ से ये निश्चिंतता को हटा दें, तो अब इकोनॉमी और मार्केट के फोर्सेस पॉइंट फिंगर्स हमसे नहीं करें हैं और अपनी आप मेहनत करने की कोशिश करें। तो इसलिए ये क्लैरिटी बहुत अच्छी थी, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी चेंज इन स्टांस। क्यों मैं कह रहा हूं कि अगर ये 50 बेसिस पॉइंट्स अनाउंस होता और अकोमोडेटिव स्टांस कंटिन्यू होता तो मार्केट इसको अच्छी नहीं लेती। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि सब लोग फिर डाउट करने लगेंगे कि क्या दाल में कुछ काला है, इकोनॉमी में कुछ स्लो डाउन आरबीआई को दिख रही है जो हमें पता है। इसलिए उन्होंने स्टांस चेंज जो किया उससे साफ क्लैरिटी दिलवा दिया मार्केट को कि ऐसी कोई निश्चितता हमारे मन में नहीं है कि कोई ग्रोथ में कमी, मगर हम कह रहे हैं कि इसके बाद हमारे पास कोई तोप नहीं है। हमारी एप्लीकेशन हमने सब खर्चा कर दिया, अब
आपके हाथ में है। तो ये क्लैरिटी ऑफ थॉट ही सबसे इंपॉर्टेंट है, और मैं इसको 10 पॉइंट और 10 दे दूंगा। और अनुज जी की बात से कहूंगा कि ये हिस्टोरिक पॉलिसी है। किसी आरबीआई गवर्नर ने ऐसा बोल्ड एक स्टेप, यानी समझिए कि एम एस धोनी को पावर प्ले में उतार दिया। नहीं नहीं, बिल्कुल है तो सही। और अनुज जी भी जो कह रहे थे मार्केट पे बड़े इम्पैक्ट्स, तो वो तो अभी हम बात करने जा रहे हैं। मैं कोहली साहब के पास जाऊं उससे पहले गुलाम साहब, एक क्योंकि बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसका रियल स्टेट पे भी, जैसे अभी सर भी कह रहे थे कि ईएमआईज तुरंत यहाँ पर अब कम होती हुई नजर आएंगी। ये मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था आज की पॉलिसी का अनाउंसमेंट था, उस समय स्टूडियोज में था, और जब मैंने जाकर अपने डेस्कटॉप पे मेल्स देखे, आते हैं पॉलिसी के बाद धीरे धीरे रिएक्शन आने शुरू होते हैं, लेकिन आज टू माय सरप्राइज कम से कम 50 से 60 मेल उस समय तक पहुंचे हुए थे। मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन जो थे वो रियल एस्टेट सेक्टर से थे, एनबीएफसी से थे, आपके यहाँ का इनफैक्ट नाइट फ्रैंक इंडिया का भी मेल था, और तमाम जगह से। तो एक सरप्राइज सबको लगा, उतना ही तेज रिएक्शन आया। क्या ये रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी एक सुखद सरप्राइज है? बिल्कुल सही कहा विपिन जी। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए ये एक वेरी अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट रहा है। मैं यूं कहना चाहूंगा कि एक तोहफा है। मुझसे पहले लोगों ने सब ये बहुत साफ तौर पे स्पष्ट कर दिया है कि ये इनकलाबी, तारीखी और बहुत सारे इस तरह के जो नाउन्स यूज किए गए हैं, मैं और उसमें ऐड नहीं करना चाहता। बस ये कहूंगा कि रियल एस्टेट सेक्टर को इसकी ऐसी तवक्को भी नहीं थी, उम्मीद भी नहीं थी जो उन्हें मिला है। और खास तौर से इस कारण कि जो रियल एस्टेट सेक्टर का पिछले कुछ चंद एक साल से दो या तीन साल से जो एक रुख बदला था, जो लग्जरी सेगमेंट की ओर बढ़ा था, क्योंकि वहां पर लग्जरी सेगमेंट में होम लोन की डिपेंडेंसी बहुत कम है, और वहां पर जो तेजी देखने में आई थी रियल एस्टेट को पिछले 2 साल से ड्राइव कर रही थी। लेकिन हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि अफोर्डेबल हाउसिंग, मिड टू अफोर्डेबल हाउसिंग हमेशा रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बहुत आवश्यक है, उसकी तरक्की और ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। और वो चीज पीछे छूट गई थी क्योंकि तकरीबन हर डेवलपर अफोर्डेबल हाउसिंग का मैदान छोड़कर लग्जरी हाउसिंग की तरफ कूच कर गया था, क्योंकि वहां पर आपके लो राइजिंग फ्रूट जिसे हम कहते हैं, वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर थी, वहां पर रफ्तार ज्यादा थी, ग्रोथ वहां बहुत हुई है। लेकिन पिछले चंद महीनों में उस ग्रोथ में एक स्लो डाउन सा आता हुआ दिख रहा है, क्रैक्स अपीयर हो रहे हैं, एक फटीग सा आता हुआ दिख रहा है। और इस कारण अब आवश्यक हो चला था कि मार्केट को वाइडन करने, ब्रॉड बेस करने के लिए अफोर्डेबल और मिड एंड हाउसिंग को भी सामने लाया जाए। और वो चीज इस जो स्टांस अभी लिया गया है, उससे ये बात तय हो गई है कि अब अफोर्डेबल हाउसिंग पर भी फोकस बनेगा। और ये नहीं भूलना चाहिए कि तकरीबन 6-8 महीने पहले 2024 की शायद अक्टूबर में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 जो लॉन्च किया गया था, उसके लिए ये जो स्टांस लिया गया है बहुत ही बिल्कुल मेल खाता हुआ है। मैंने सुना इससे पहले शायद अनुज जी कह रहे थे कि अब इंडस्ट्री और गवर्नमेंट की तरफ गौर करना जरूरी है, लेकिन गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट में अपना पेतरा पहले खेल दिया था। अपना जो उनकी तरफ से जो होना था वो पहले हो चुका था, उसके बाद ये आरबीआई की तरफ से ये स्टांस आया है। तो मेरे लिए ये बहुत सही वक्त है। और रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए ठीक है, वो लोग हैं जिनको अब सीखना जरूरी है, समझना जरूरी है कि अब फोकस अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ होना जरूरी है, क्योंकि आज से 3 साल पहले अफोर्डेबल और मिड एंड हाउसिंग तकरीबन मार्केट का 2/3 हिस्सा होता था, लेकिन पिछले 3 सालों में केवल 1/3 रह गया है। तो दोबारा आवश्यकता है इस बैलेंस को बनाने की, अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ गौर करने की, क्योंकि अब जो कुछ भी आरबीआई की तरफ से कदम उठाया गया है, ये क्लियर संकेत दे रहा है कि अब डेवलपर्स को ये सबक सीखना है और अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ दोबारा रुख करना है। जी ठीक है, तो अब मैं वापस से रुक कर लेता हूं। मार्केट से शुरू किया था, सबकी हर तरह की राय हो गई। वापस अब मैं दलजीत सिंह के कोहली साहब के पास आ रहा हूं। सर, आज जैसे ही पॉलिसी की अनाउंसमेंट हुई, क्या निफ्टी, क्या बैंक निफ्टी, ऑटो शेयर्स, रियल एस्टेट शेयर्स, एनबीएफसी, सब में एक पंख लगते हुए दिखाई दिए। क्या ये अब पूरे मार्केट के लिए एक टर्न अराउंड पॉइंट है? अभी तक हम देख रहे हैं पिछले महीने भर से थोड़ा डोलड्रम में, या लंबे अरसे से, लेकिन फिर भी अनसर्टेनिटी काफ़ी रही। पाकिस्तान के साथ फेस ऑफ हो गया, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स अभी हम देख ही रहे हैं वहाँ क्या चल रहा है। लेकिन क्या इस इंटरनल बूस्ट से मार्केट को अब एक स्टेबिलिटी और एक डायरेक्शन मिलेगी? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा लगता है हमें। हमारा मानना है कि ये बहुत बड़ा बोल्ड इनिशिएटिव जो आज दिया है, तो इससे ग्रोथ को, जो एक थोड़े दिन पहले तक ना कुछ ग्रोथ के ऊपर कंसर्न्स हो रहे थे मार्केट को। मार्केट थोड़ा घबराया हुआ सा था, जैसे खासकर क्वार्टर 3 के नंबर्स, क्वार्टर 4 के नंबर्स के टाइम
वो इम्प्रूवमेंट हुआ। क्वार्टर 3 में बहुत ही ज़्यादा लोग डर गए थे कि पता नहीं क्या होगा, अब हमारी ग्रोथ नहीं होगी और उसके बाद फिर ट्रम्प साहब ने बहुत सारे कुछ ट्वीट कर दिए, तो काफ़ी मार्केट परेशान था। उसका कुछ असर हमने क्वार्टर 4 के नंबर्स में घटते हुए देखा बिकॉज़ क्वार्टर 4 नंबर्स वर मच बेटर देन द एस्टिमेट्स। काफ़ी इनफैक्ट और अच्छी बात ये थी कि ब्रॉड मार्केट के लिए बहुत अच्छे थे। मतलब अक्रॉस द सेक्टर्स, अक्रॉस द सेगमेंट्स, छोटी-बड़ी सभी कंपनियों में अच्छे नंबर, मैं उम्मीद से बेहतर नंबर थे। ठीक? तो अब मार्केट को ये था कि ये ग्रोथ बनी रहेगी? क्या हम ऐसा क्या करें, कहीं ऐसा ना हो कि फिर कुछ ऐसा आ जाए जिसमें ये ग्रोथ में कुछ कहीं हमें ब्रेक लग जाए। तो आई थिंक ये जो आज की पॉलिसी है, ये उस डर को काफ़ी हद तक खत्म किया कि ये जो आपको इम्पीटस चाहिए था, वो हमारे पास से बना हुआ है कंटीन्यूअस। और जब से अगर आप देखें तो ये जो आरबीआई गवर्नर जब से आए हैं, इन्होंने काफ़ी बोल्ड इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो पहले लिक्विडिटी के इश्यू हुए थे, तो उस समय भी काफ़ी तेज़ी से काम किया। अभी भी ये चॉइस हमेशा होती है कि हमें करना है 100 बेसिस, हम 4 बार में करें, 2 बार में करें, 1 बार में करें। तो अब ये सबका अपने-अपने इनिशिएटिव के ऊपर होता है, जो डिसीज़न मेकर होता है, वो क्या डिसीज़न लेना चाहता है, कितना बोल्ड लेना चाहता है और ऑफ़ कोर्स उसके रिपरकशंस भी बाद में पता चलते हैं। तो आई थिंक इन्होंने ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया और एक अच्छा बोल्ड स्टेप लिया कि दोनों काम एक साथ कर दिए। एक तो 50 बेसिस पॉइंट दे दिया और सीआरआर कट दे दिया। तो जो इश्यू होगा मार्केट को कि अगर भाई बहुत तेज़ी से ग्रोथ आ गई तो लिक्विडिटी का क्या होगा? तो वो भी आपके पास क्लैरिटी है और ग्रोथ को बनी रहेगी, नहीं बनी रहेगी उसके लिए भी आपको साथ में दे दिया। तो आई थिंक हमारा जो ये उम्मीद पहले से भी थी पिछले क्वार्टर के नंबर्स, क्वार्टर 4 के नंबर्स के बाद से काफ़ी बुलिशनेस और काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट था। हम अपने क्लाइंट्स को भी इस तरीके की राय दे रहे थे कि हमें बहुत जल्द न्यू हाई देखने को मिल सकता है। आई थिंक ये उस पॉइंट को और ज़्यादा सपोर्ट करेगा और वो ऐसा लगता है कि आने वाले जो क्वार्टर्स हैं, उसमें काफ़ी कॉर्पोरेट ग्रोथ, कॉर्पोरेट अर्निंग्स में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। बिल्कुल अर्निंग्स की हम आगे चलते हुए ज़रूर बातचीत करेंगे क्योंकि बाजार की नज़र में बहुत बड़ा फैक्टर होता है और इनफैक्ट जो आप कह रहे हैं तो आज गवर्नर साहब ने जब अपना भाषण शुरू किया तो शुरुआत में उन्होंने बिल्कुल एकदम पूरा एक जियोपॉलिटिकल मैप खींचा, बड़े बड़े कंसर्न्स बताए, सबको थोड़ा लगा भी कि भाई ये क्या है, कुछ डरावनी बातें तो नहीं हो रही, लेकिन फिर धीरे धीरे सरप्राइज आ और जब उन्होंने पॉलिसी कंक्लूड की तो उन्होंने कहा कि ये साफ हो जाना चाहिए कि हमारा पूरा फोकस जो है वो ग्रोथ पर है। हाँ, हम महंगाई का ध्यान रखेंगे और हमारे प्रयासों से अभी कंट्रोल में है, आगे भी हमारी उस पर नज़र रहेगी, उसको हम इधर उधर नहीं जाने देंगे, लेकिन ये बात साफ समझ ली जाए कि हम ग्रोथ को किसी भी पैमाने पर कमतर नहीं रखेंगे और उस पर पूरा फोकस करेंगे इंस्पाइट कितनी भी चीज़ें आजू बाजू चल रही और वो उनके डिसीजंस में दिखाई भी दिया। अनुज सर, अब जो मैं दलजीत साहब से भी पूछ रहा था कि अब ये मार्केट में आज एक जो जिसे कहते हैं ब्रेकआउट, आपने भी दिन में कहा कि अब जिस ब्रेकआउट का हम इंतजार कर रहे थे वो आया, तो अब ये जो ब्रेकआउट है ये कहाँ कहाँ हमें रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा? ऑटो, रियल्टी, बैंकिंग, एनबीएफसी, ओवरऑल मार्केट कैसे जाता हुआ देख रहे हैं इसे आप? देखिए, गोल्ड फाइनेंस तो एक ऑब्वियस डायरेक्ट बेनिफिशियरी रहा है इस पॉलिसी का, क्योंकि जो पहले पिछली पॉलिसी में सख्ती की बात हो रही थी उसके मुकाबले कम्प्लीटली सख्ती के बजाय उल्टा वो ज़्यादा फेवरेबल हो गया ये। तो कहाँ हम सख्ती की बात सोच रहे थे, कहाँ हम यहाँ फेवर में आ गए। तो वो तो एक अलग सेक्टर हो गया। विपिन जी, ऑटो, रियल एस्टेट, एनबीएफसीज ऐसे सेक्टर हैं जो पॉलिसी से पहले से चल रहे थे। अगर आप देखें ये सेक्टर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं, खासतौर से रियल एस्टेट। तो कुछ हद तक मार्केट ऑलरेडी इसको प्राइस में लेके चल रहा था, लेकिन ये सेक्टर सिर्फ इसलिए नहीं चल रहे हैं कि कर्ज सस्ता हो रहा है। बियॉन्ड अ पॉइंट आप कर्ज तब लेंगे ना जब आपके पास पैसा होगा। तो ये सेक्टर्स इसलिए भी चल रहे हैं क्योंकि मार्केट एक उम्मीद लगा के चल रहा है, एक कवायद लगा के चल रहा है कि आगे जाते हुए इकॉनमी इम्प्रूव होगी, और अगर इकॉनमी इम्प्रूव होगी तो सबसे पहले यही सेक्टर हैं जो चलेंगे, रियल एस्टेट, कंजम्पशन और उनको फाइनेंस करने वाले बैंक्स और एनबीएफसीज। तो ये मार्केट की बेट पहले से रही है। हाँ, आज इस बेट में एक आपको और पॉजिटिव फैक्टर मिले। जैसे कहते हैं ना कि एक बैट्समैन फॉर्म में चल रहा है, बहुत शानदार फॉर्म में चल रहा है, जैसे वीरेंद्र सहवाग फॉर्म में चल रहे हैं, उसके बाद आपने उनको मुल्तान की एक वो बैटिंग की पट्टी पकड़ा दी, तो उस पर तो 300 मारेंगे ही। तो इस समय रियल एस्टेट, एनबीएफसीज, ये सब अपने आप एक ऑलरेडी एक बुल मार्केट में थे। आज एक ट्रैक्शन मिल गया उनको, एक और ट्रिगर मिल गया जिससे इतनी बड़ी रैली हुई। ओह, तो सुनील सर, क्या आप भी अनुज जी की इस बात को सेकंड करेंगे? इनफैक्ट यहाँ पर गवर्नर साहब की वो बात दिला दूं जहाँ पर जब वो डिटेल दे रहे थे इकोनॉमी के, तो उन्होंने कहा कि हम
जो रूरल डिमांड है उसमें अपटिक देख रहे हैं, जो अर्बन डिमांड है वो उसमें भले ही बहुत तेजी ना दिखे लेकिन वो बरकरार है, वो कहीं गई नहीं है। अच्छे मॉनसून को हम उम्मीद कर रहे हैं, जो प्रिडिक्शंस है उसके लिहाज से, तो चीजें हमारे पास अभी ठीक है। और उसके अलावा लीजिए, पैसे चाहिए आपको तो वो हम दे देते हैं, रेट कट आपको चाहिए तो वो हम दे देते हैं। तो अब यहां से मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मुझे देखना है मार्केट को यहां से कि मैं अब कल जब मंडे को मार्केट में उतरूंगा तो मेरी नजर कहां होनी चाहिए, मैं किन चीजों पे ध्यान दूं? जैसे वो कह रहे हैं ऑलरेडी ये सेक्टर बुल रन में थे लेकिन यहां से अभी और उड़ेंगे, कितना उड़ेंगे, मैं उस उड़ान को कैसे जज करूं एज एन इन्वेस्टर, मेरे लिए बड़े सवाल होंगे। तो मैं कहूंगा कि देखिए, फर्स्ट थिंग आप सोचिए कि जो आरबीआई गवर्नर ने भी कहा कि ट्रांसमिशन को 6 से 9 महीने लगता है। ओके, अब उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट्स ऑलरेडी कर चुके थे, थोड़ी बहुत ट्रांसमिशन हुई है। ये 50 को फ्रंट लोड करने से और सीआरआर कट को साथ देने से ये 6 से 9 महीने का शायद वो समझिए 4 से 6 महीने में हो जाए, तो माने ये साल तो चला जाएगा, मगर असली इंपैक्ट इस सब का दिखेगा अगले साल। इसलिए उन्होंने इस साल की ग्रोथ रेट में कोई बदलाव नहीं दिखाया, जो 6.5 थी उसी पे रखा। मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमारी उम्मीद है कि अगले साल में 7 या 8% जो हमारी एक एस्पिरेशनल ग्रोथ रहे उस पर चला जाए। तो मैं कहूंगा कि मार्केट की ओर से हमें यह देखना चाहिए कि जब ये पूरी ट्रांसमिशन खत्म हो तो इकोनॉमी एक 7.5% की ग्रोथ रेट में अगर चल बसी तो कहां पे वो दिखेगा? वो दिखेगा मेरे लिए एक प्राइवेट कैपेक्स साइकिल की वापसी में। क्योंकि ये जो हम कह रहे हैं ना, ऑटो, रियल्टी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और अफोर्डेबल हाउसिंग, इससे आपको वॉल्यूम ग्रोथ जो मिलेगी उससे हमारी प्राइवेट सेक्टर की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो 75-76 पे अटक गई है वो शायद 80, 82, 85 लेवल तक चली जाएगी। तो प्राइवेट कैपेक्स में जो तेजी पकड़ेगी ना, वो बात बैटिंग वाली बात है, जो आज हम एक साल के बाद वाली ग्रोथ को डिस्काउंट करने लगे। और वहां पे मुझे सबसे बड़ी चीज होती है इंफ्रा रिलेटेड सेगमेंट, कैपिटल गुड्स, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर, वो और पब्लिक सेक्टर बैंक। देखो, आज प्राइवेट सेक्टर बैंक ज्यादा चले, पब्लिक सेक्टर बैंक उतने नहीं चले, क्योंकि इनका इफेक्ट दिखता है जब मिड एंड स्मॉल कॉर्पोरेशंस अपना कैपिटल बुक्स, ऑर्डर बुक पढ़ते हैं, उसको फाइनेंस करते हैं। तो मेरे लिए अब से सोच मार्केट की थोड़ी लंबी दिशा में होगी और एक लॉन्गर टर्म बेट्स वाली बात, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक हो या इंफ्रा रिलेटेड बैंक हो, उसमें मैं देखूंगा कि बाइंग अभी शुरू होगी, क्योंकि एक फ्यूचर के बारे में एक कॉन्फिडेंस आज आ गया है इसके कारण। तो शॉर्ट टर्म में ये सब चलेंगे, मगर मीडियम टर्म के लिए अब हमें चूज करना है जो सेक्टर थोड़ी लंबी दिशा से देखने की जरूरत, वो मुझे कल से दिख लेंगे। और सेकंड, और एक ट्रिगर की उम्मीद है मार्केट को, वो है बीटीए का साइनिंग, वो अभी है। तो जब वो बीटीए का साइनिंग होता है तो कौन सी सेक्टर उसमें पॉजिटिव निकलती है, उसमें भी रुझान एडिशनली आएगी। तो मैं कहूंगा कि उसी चीजों के ऊपर अब ये तो हो गया मार्केट ना, बाय ऑन द रूमर सेल ऑन द फैक्ट कहते हैं ना, अब ये फैक्ट हो गया। अभी आने वाली रूमर या एक्सपेक्टेशन जो है उसके ऊपर हमारी ध्यान होनी चाहिए, वहां पे ही आपको ग्रोथ की पोटेंशियल दिख सकती है। तो ठीक है, ये भी एक आपका नजरिया रह सकता है। एक चीज गुलाम साहब आपसे पूछना चाहूंगा, आपने कहा कि अब फोकस जो है शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा अफोर्डेबल मिड सेगमेंट हाउसिंग पर। थोड़ा रियल एस्टेट के पर्सपेक्टिव से सवाल है और उसे हम मार्केट से भी जोड़ के देख लेंगे कि अब जो रियल एस्टेट के साइकिल्स होते हैं वो 5-5 साल, 6-6, 7-7 साल के होते हैं, मतलब साइकिल इन द टर्म्स की जहां पर कोई एक तरह का प्रोडक्ट आप बाजार में लेकर आ रहे हैं, वो आपने जमीन ली, उस पर घर बनाया, कंप्लीट किया, बेचा, 5 साल 7 साल अगर सब कुछ समय पर रहा। वैसे तो हमारे यहाँ चीजें लेट ही हो जाती हैं रियल एस्टेट में, लेकिन अगर मैं कहूं कि यहां से अगर कोई चीज चेंज हो रही है तो उसका बाजार में इंपैक्ट आते आते, उस तरह के प्रोडक्ट आते आते, उस तरह की ऑफरिंग आते आते कितना वक्त लग जाएगा? क्या डेवलपर्स को पहले से ऐसा अंदाजा था, या इतने बड़े रेट कट का नहीं, लेकिन क्योंकि रेट कट का साइकिल तो शुरू हो ही गया था तो धीरे धीरे ऑलरेडी पाइपलाइन में इसमें कुछ मौजूद है, या आप चीजें यहां से ही शुरू होंगी और होंगी तो कितना वक्त ले लेंगी? विपिन जी, आपने एक बहुत ही उम्दा सवाल सामने खड़ा किया है ऑडियंस के, और वो ये है साइकिल के बनिस्बत इस समय हम कहाँ हैं और आगे इससे क्या क्या उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं। तो पहले ये बताऊं कि साइकिल तकरीबन पिछले 3 से 4 वर्ष का है, जहां पर हमने इस चीज को, मार्केट को स्ट्रांग होता हुआ देखा है। शायद पिछले साल ने उससे पहले सेंसेक्स, निफ्टी, सॉरी रियल्टी जो है वो तकरीबन 85%, 90% चढ़ गया था। पिछला साल थोड़ा सा कम रहा, लेकिन ये अप साइकिल अभी चल ही रहा है। और उमूमन हिस्टोरिकली देखा गया है कि ये साइकिल तकरीबन 10 वर्ष का होता है
और चौथे वर्ष से 5वें वर्ष के दरमियान ये पीक आउट करना शुरू करता है। और जहां से हम देख रहे हैं तकरीबन 3.5-4 साल के दौरानिए में पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर जैसा मैंने पहले कहा, एक फटीग सा आता हुआ दिख रहा था, क्योंकि केवल एक ही सेक्टर लग्जरी और सुपर हाई एंड का जो था, और मान लें कि उस सेक्टर की एक लिमिट है, उसकी एक सीमा है कि किस हद तक आप सिर्फ उस सेक्टर को लेके दौड़ सकते हो। आपको बैलेंस जो था वो बरकरार करना आवश्यक था। और अब जो ये तकरीबन 3-4 साल के बाद जब हम तकरीबन 11-12 पोजीशन क्लॉक पर पहुंच रहे हैं, प्रॉपर्टी क्लॉक के, यहाँ पर ये नया लीज ऑफ लाइफ जो आया है, ये जो रेपो रेट कट्स और ये जो कुछ भी हमें उम्मीदें हैं कि अब होम लोन का जो सेक्टर है वो और नीचे आएगा और अफोर्डेबल हाउसिंग को भी एक बूस्ट मिलेगा। तो इसके चलते जो ऑलरेडी लग्जरी हाउसिंग में एक खुशियों का माहौल पिछले 3-4 साल से लगातार बना हुआ था, अब अफोर्डेबल हाउसिंग भी उस पर ऐड हो जाएगा। तो मुझे जहां तक दिख रहा है कि अगर ये 4 से 5 साल का अगर साइकिल आधा उसके बाद गिरावट होती दिखनी थी, अब उस साइकिल को और प्रोलॉन्ग किया गया है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि जो डेवलपर्स अफोर्डेबल हाउसिंग से कूच कर चुके थे अब दोबारा आएंगे, और उस सेक्टर में तकरीबन 1.5 से 2 साल लगेगा प्रोडक्ट को बाजार में आने के लिए और लोगों को खरीदने के लिए। कंजम्पशन साइकिल रियल एस्टेट का इसके कारण शुरू होते हुए तकरीबन साल से 1.5 साल और लगेगा। और ये जो न्यू लीज ऑफ लाइफ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एक और जो कारण मिला है रियल एस्टेट सेक्टर को और लंबा दौड़ लगाने का, वो उसके कारण मुझे लगता है ये साइकिल और प्रोलॉन्ग होगा। हो सकता है ये साल आप 12 से 15 वर्ष का देखेंगे, जो नॉर्मली हिस्टोरिकली 10 वर्ष का होता है। ये डिफर करके इन्होंने एक बहुत ही उम्दा गेम खेला, और मुझे लगता है इसके कारण रियल एस्टेट का जो अप साइकिल है वो और तकरीबन 2 से 2.5 साल और लंबा चलेगा। ठीक है, तो ये मैं इसको और अभी दलजीत सिंह सर आपके पास आऊंगा तो थोड़ा समझूंगा, लेकिन एक सवाल साक्षी मेरे मन में है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि दो बड़े अनाउंसमेंट जिसमें हम झूम गए, एक तो रेपो रेट कट, दूसरा सीआरआर कट, लेकिन जो स्टांस का चेंज है, अब जैसे थोड़ी देर पहले सुनील सर ने भी कहा कि वो भी एक अच्छा मूव कहेंगे, वरना शायद शक चला जाता कि अरे भाई सब कुछ ठीक है कि नहीं है आपकी इकोनॉमी में, अगर आप स्टांस भी वही रखते। हमें लग रहा था कि अगर स्टांस भी वही रहता तो मार्केट कहाँ जाता, कैसे लेता उसको। अब एक सवाल ये कि जब आप न्यूट्रल में चले जाते हैं, अकोमोडेटिव मतलब आप या तो कुछ नहीं करेंगे या कुछ करेंगे तो रेट सिर्फ नीचे की तरफ आएगा। न्यूट्रल में आपके पास दोनों तरफ स्कोप हो गया, आप देखेंगे सिचुएशन को, आपको लगता है कंसर्न है, आप रेट को बढ़ाएंगे। अगर आपको लगता है मेरे पास मौका है, जगह है, उतना स्पेस है, तो आप रेट को घटा भी सकते हैं। तो क्या हम ये माने कि अगली साइकिल में, अब भले ही उन्होंने स्टांस को चेंज कर दिया, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टफ तरफ चले गए हैं, कोई जरूरी नहीं, हो सकता है कि नेक्स्ट जब एमपीसी हो और अगली पॉलिसी आए उसमें भी अगर एक रेट कट मिल जाए तो आश्चर्य नहीं होगा, 25 बेसिस पॉइंट का ही सही। हाँ विपिन जी, आई अग्री विद व्हाट यू आर सेइंग। आई थिंक आज आरबीआई ने जो स्टांस अपना अकोमोडेटिव से न्यूट्रल किया है, वो बेसिकली इंडिकेट कर रहे हैं कि हमने अपनी तरफ से जो मॉनेटरी पॉलिसी ईजिंग करनी थी वो हमने फ्रंट लोड कर दी है। वी हैव रीच्ड द लिमिट ऑफ व्हाट वी कैन डू गिवन कि उनका जो करंट सिचुएशन इकोनॉमी का जो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे जाके रेट कट नहीं हो सकता। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि अगर ग्रोथ में मोमेंटम जारी रहा और थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिली आगे आने वाले महीनों में, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आरबीआई इसके बाद कोई रेट कट ना करे। लेकिन अगर हमें ये दिखाई देता है कि मॉनसून जैसे ये एक्सपेक्टेशन है कि मॉनसून इस साल अबव नॉर्मल होगा, रूरल डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगी, लेकिन अगर मान लीजिए मॉनसून सडनली बहुत अनइवन हो जाता है, या फिर आपको ग्लोबल साइड से बहुत ज्यादा नेगेटिव शॉक्स मिलते हैं एक्सपोर्ट्स ग्रोथ के ऊपर, तो उस सिचुएशन में आरबीआई के पास पॉसिबिलिटी है कि वो फिर से रेट कट की तरफ मूव करे। तो न्यूट्रल स्टांस बेसिकली आरबीआई को इस समय ग्रेटर पॉलिसी ऑप्शंस दे रहा है कि वो या तो पॉज पे रह सकते हैं, बट अगर जरूरत पड़ी तो वो आगे जाके रेट कट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आरबीआई ने अपने लिए भी स्कोप रखा है कि अब वो किस तरह का डिसीजन रहे, लेकिन जिसको फ्रंट लोडिंग कह रहे हैं वो उन्होंने कर दिया है, और डिपेंड करेगा कि आगे चलते हुए अभी इन्फ्लेशन भी एक चीज़ है। उन्होंने 3.4% 3.7 का टारगेट तो दिया है, लेकिन अगर आप क्वार्टर वाइज देखें तो उसमें क्वार्टर दर क्वार्टर चीज़ें थोड़ी थोड़ी अपटिक कर रही हैं, मतलब फोर्थ क्वार्टर तक जाते जाते वो 4 को क्रॉस कर जाती है। तो डेफिनेटली वो चीज़ें भी उनके मन में रही होंगी, जो उन्होंने देखा होगा कि उसका ओवरऑल मोमेंटम किस तरफ जा रहा है। वेल दलजीत साहब, जो गुलाम साहब ने अभी कहा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, रियल एस्टेट तो क्योंकि एक
अलग चाल से चलता है, उसकी साइकिल बड़ी होती है, कंस्ट्रक्शन चीज़ों का होने में वक्त लगता है, तो कन्वर्जन होते होते ज़मीन पे आते आते मतलब जब उस तरह का सस्ता प्रोडक्ट होगा तो लोग उसके लिए लोन लेने जाएंगे, तब बैंकों का वो वाला ऑफटेक अलग तरीके से करेगा। तो ये जो टाइमिंग है, आज के डिसीजन के टाइमिंग का जो होराइजन होगा जिसमें हमें उसके इम्पैक्ट आते हुए दिखाई देंगे, और उस लिहाज से अगर हम सेक्टर्स को देखें तो कैसे चूज करेंगे आप? तो विपिन जी, हमेशा इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको प्रीएम्प्टिव होके ही करना होता है। तो जैसे अभी हमने पिछले 5-6 महीने से कॉल लिया था कि कंजम्पशन एक और रूरल कंजम्पशन स्पेशली इंडिया में आने वाले समय में बढ़ेगा। तो और उसके पीछे यही कारण थे कि हम रेट कट साइकिल में जाएँगे, हमारा ग्रोथ जो बेस इफेक्ट है उसका इम्पैक्ट होगा, वो सब हमें आगे जाके फेवरेबल हो जाएगा। तो उस ये प्रीएम्प्टिव आपको एक्शन लेना होता है जब आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। तो एग्ज़ैक्टली यही चीज़ आज आपको करनी है कि ये जो अगर इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमी ग्रोथ दिखेगी तो इसका असर कहाँ-कहाँ, किस-किस जगह पे आएगा। और अभी जो नियर इमीडिएट दिखने को मिलेगा तो शायद आई थिंक एनबीएफसी एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं था, जहाँ बहुत सारे लोगों ने एक कॉशियस स्टैंस रखा हुआ था। तो आई थिंक वहाँ पर एक उनको काफ़ी बड़ा फ़ायदा अभी इमीडिएट तुरंत मिल जाएगा जब उनकी कॉस्ट ऑफ फंड्स कम हो जाएगी तो वो एक सेगमेंट हो जाएगा। बट अदरवाइज कंजम्पशन से रिलेटेड कोई भी आइटम है, सिर्फ कंजम्पशन में आपको ध्यान ये देना है कि जो स्टेपल्स वाली चीजें हैं, ये डीमार्ट टाइप की कंपनियां, इनको हम लोग अवॉइड कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्टेबल नहीं है। बट अदरवाइज आपको हमारे पास क्यूएसआर के स्पेस में भी कुछ स्टॉक्स हैं एज ए डिस्क्लोजर, हमारे पोर्टफोलियो में भी 2-3 कंपनियां हैं, कुछ हाई एंड लग्जरी वाली कंपनियां भी हैं, कुछ स्मॉल अप्लायंसेस वाली कंपनियां हैं जो पिछले 3-4 साल में कुछ खास किया नहीं है। तो हमें ऐसा लगता है कि ये जब, और स्पेशली जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि क्वार्टर 4 के बाद आपने देखा होगा तो बीएसई 500 में ऑलमोस्ट 78 और 80% कंपनियों ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो इस तरीके की जब वाइड परफॉर्मेंस है, मतलब ये होगा कि आपके पास लगभग सभी सेक्टर में स्कोप है। तो पोटेंशियल सब जगह दिख रहा है और आपको ढूँढना है वो कंपनी जहाँ पे जो इसका बेनिफिट ले सके। जहाँ पे कैपेसिटी है, पहले से 2 साल से कुछ काम करके रखा था और वो मैनेजमेंट प्रोएक्टिव था कि भई इसमें आने वाले समय में हमें ऐसा करना पड़ेगा, हमें बेनिफिट मिल सकता है। तो वो बेनिफिट अब आपको अगले 1-2 साल में दिखेंगे। अभी हमने रिसेंटली 1-2 पैकेजिंग की कंपनियाँ देखी, एक आध लैमिनेट्स की कंपनी देखना शुरू करी, पिछले 3-4 साल से वो लोग कुछ भी नहीं कर पाए। तो अब ये जब इस तरीके की जो डिफरेंशिएटेड आइडियाज़ निकलेंगे, आई थिंक ये सब ब्रॉडर मार्केट के जो आइडियाज़ हैं, यहाँ पे ही अल्फा जनरेट हो। जी, ठीक है, तो ये वो थीम्स हैं, इस तरीके से आप बाजार को थोड़ा रीड करेंगे, समझेंगे, अपने पोर्टफोलियो की तरफ देखेंगे कि यहाँ से क्या परिवर्तन आ रहा है और उसमें आप चीज़ों को कैसे पिक करेंगे। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे, लेकिन ब्रेक से लौट कर आएंगे तो फिर बात करेंगे कि जो हमारे एफआईआई बंधु बाजार से दूर हो गए थे या थोड़ा जरा हाथ उन्होंने खींच लिया था, क्या आज की इस चीज़ के बाद वो भी लौटते हुए नजर आएंगे? क्या उनकी पाइपलाइन खुलेगी? एंड सेकेंडली ओवरऑल जब बात करेगी कि ये जो पूरा जियोपॉलिटिकल सिनारियो है वो तो हमारे कंट्रोल में है नहीं, जो गवर्नर साहब के कंट्रोल में था वो उन्होंने कर दिया, लेकिन अब ट्रंप और मस्क लड़ गए हैं, इसका हमारे लिए क्या मायना होगा, क्या कंसर्न हो सकते हैं बाजार में आने वाले वक्त में और कौन से ट्रिगर होंगे जहां से और हमें एक नई दिशा मिलेगी, ये कुछ बातें इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और आज पूरा का पूरा फोकस है आरबीआई की पॉलिसी पर, जहां बड़ा रेट कट आया है, डबल रेट कट आया, मतलब उम्मीद से डबल, बिग बोनांजा, आधे % का रेट कट और साथ में सीआरआर में पूरा 1% कम, जो कि बाजार को खुश कर गया। इनफैक्ट अब उसके बड़े और बेहतर इम्पैक्ट हमें आने वाले दिनों में ग्रोथ पर, इकोनॉमी पे, सब पे होते हुए दिखाई देंगे। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक से पहले हम इस पूरे जो आज के आरबीआई के ऐलान हैं, जो उनकी पॉलिसी में चेंजेस हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे थे और बाजार पर उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है और आप बाजार को अब कैसे असेस करेंगे, कहाँ आपके फायदे की चीज़ें हो सकती हैं, कहाँ ध्यान देंगे, कहाँ नज़र रखेंगे, ये सारी बात हुई। अब थोड़ी सी और बातें और उसमें कुछ कंसर्न्स भी लेकर आएंगे। तो अनुज सर, एक सवाल जो मेरे मन में आया कि देखिए आज जब ये रेट कट आया, मार्केट ने एक शानदार रैली दिखाई, क्या बैंक निफ्टी तमाम सेक्टर सब कुछ चलता हुआ नजर आया, लेकिन जो चीज़ बाजार को पिछले कुछ दिनों से थोड़ा होल्ड करके रखी हुई वो है हमारे एफआईआईज। थोड़ा हाथ उन्होंने खींच लिया है, पता नहीं क्या
आफ्टर सम टाइम कि वो मिड मई तक शायद आप ही बात कर रहे थे, वो ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाद एकदम से थोड़ा सा मूड माहौल बदल गया। क्या अब इस अनाउंसमेंट के बाद, इस चेंज के बाद उन्हें भी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी एक अलग अलग नजरिए से दिखाई देगी और वो लौटते हुए दिखाई देंगे बड़े एक्शन के साथ? देखिए, अब एफआईआईज के बारे में एक बात जान लीजिए, मैंने ये बात पहले भी कही थी, पिछले शो में भी आपसे, पिछले वीकेंड में भी मैंने यही बात की थी कि एफआईआईज ना हमसे प्यार करते हैं ना हमसे नफरत करते हैं, उनको सिर्फ पैसा प्यारा है। उनको क्या, सबको पैसा प्यारा है। आप एलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में चल रहा है उसको देख लीजिए। तो इवेंचुअली एफआईआई का पैसा वहाँ जाएगा जहाँ पर पैसा बनेगा। अब अगर भारत में पैसा बनना शुरू होगा जैसा कि लग रहा है, तो ना सिर्फ ये अपने शॉर्टकट करेंगे। पहली बात तो इन्होंने इतने शॉर्ट करे क्यों थे मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि कोई रीज़न नहीं था मार्केट को शॉर्ट करने का। चलिए आप बाय नहीं कर रहे हैं अलग बात है, इस लेवल की शॉर्टिंग इन्होंने जो करी हुई थी मुझे कोई सेंस नहीं बन रही थी, और 2 हफ्ते से मार्केट चीख चीख के कह रहा था कि शॉर्ट रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। खैर एनीवे, अब इन्हें सबक मिलेगा। मेरे ख्याल से एफआईआई की बाइंग शुरू होगी। अच्छा, एफआईआई की बाइंग चल रही थी, आपको याद हो पूरे मई महीने में एफआईआई की बाइंग थी। 21 मई से लेके कुछ बदला, 7-8 दिन तक लगातार सेलिंग हुई कैश मार्केट में और एफ&ओ में भी। वो हम अब तक पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे हैं कि वो सेलिंग आई क्यों, कहाँ से आई, लेकिन उसकी वजह से मार्केट में अंडर परफॉर्मेंस आ गई। खैर जो भी है, मुझे लग रहा है कि अब एफआईआई की बाइंग लौटनी चाहिए। चलिए, तो अनुज जी को लग रहा है एफआईआईज आएंगे। सुनील सर, आपको भी लगता है एफआईआईज अब लौटेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं एक बात मैं कहूँ कि एक्टिव एफआई मैनेजर जो होते हैं ना, उनकी बेंचमार्क होती है एमएससीआई इंडिया इंडेक्स, जो एक लार्ज कैप ओरिएंटेड इंडेक्स है। और जैसे सबको पता है, लार्ज कैप इंडेक्स में 30 to 35% आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर है। तो अगर उनकी बेंचमार्क में ये कंपनियां की नंबर्स, क्योंकि ये 2.5 लाख करोड़ का सीआरआर कट जो है ना, उसको सब लिक्विडिटी के तौर पर देख रहे हैं, मगर उसके अंदर कुछ छिपी हुई चीजें क्या है वो, अरे ये 2.5 लाख करोड़ बैंक्स आरबीआई को बिना कोई ब्याज के दे रही थी। तो वो उनके सीधे, अगर उन्होंने कुछ पास ऑन नहीं किया तो समझे कि होल बैंकिंग सिस्टम का प्रॉफिट 2.5 लाख करोड़ बढ़ जाएगा। वो जितना वो पास ऑन करते हैं, होपफुली लोन ग्रोथ से वो मेकअप करने की कोशिश करेंगे, वो बात ट्रांसमिशन वाली बात है। मगर ट्रांसमिट नहीं किया भी, 2.5 लाख करोड़ का प्रॉफिट उनको मिल रहा है, क्योंकि 0% रिटर्न से जो भी लेंड करने वाले हैं उसके रेट पर उनको मिल रहा है वो पैसा। नंबर, तो मैं क्यों कह रहा हूं, तो अगर बैंकिंग सेक्टर की ओवरऑल प्रॉफिट ग्रोथ होने वाली है और वो बेंचमार्क में 30% चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली एफआईएस को अभी बैंकिंग में ओवरवेट होना ही है, और उसके कारण वो अलोकेशन जरूर यहां हमको इंडिया में आना ही है। वो एक बात है। सेकंड बात ये कहूंगा मैं कि ये फोकस ऑफ द रेट कट प्लस सीआरआर कट क्या चीज के ऊपर है। आरबीआई गवर्नर ने 3D की बात करी, डिजिटलाइजेशन की बात की, फिर फाइनली डेमोग्राफी की बात की, फिर कहे कि डोमेस्टिक डिमांड। क्यों कह रहे हो कि ये जो आरबीआई के एक्शन है वो डोमेस्टिक डिमांड को मजबूत कर रही है, यानी जो टैरिफ रिलेटेड अनसर्टिनिटी से इंडिया एक अलग जहाज में जा रहा है, जहां पे डोमेस्टिक स्ट्रेंथ को हम और भी मजबूत कर रहे हैं। तो नेचुरली एक एफआई की फोकस, अगर वो जैसे अनुज जी ने कहा, उनको पैसे की बात है, जो जो इकोनॉमी इस टैरिफ के माहौल में भी डोमेस्टिक स्ट्रेंथ के ऊपर आगे बढ़ रही है, नेचुरली वहां पे उनको अलोकेशन ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल अनसर्टिनिटीज कम है। तो मेरा मानना है कि जरूर ये एक पॉजिटिव ट्रिगर होगा एफआईएस को इंडिया एलोकेशन इंक्रीज करने में। मगर ये बात पूरी नहीं है, क्योंकि उनकी भी आंखें बीटीए के ऊपर होगी, क्योंकि वो डिसाइड करेगी कि कौन सी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स इंडिया में चल सकती है और कौन सी पीछे रह जाएगी। बिकॉज बीटीए कोई विन विन माने कंप्लीटली इंडिया का विन नहीं होगा, कुछ हमें अमेरिका को देना होगा, कुछ हमें मिलेगा, तो ये थोड़ी विन लूज की सिचुएशन होगी। तो इसके लिए थोड़ा इंतजार करेंगे। तो एक स्टेज वन बैंकिंग सेक्टर की पॉजिटिविटी के कारण मैं एफआईएस के अंदर आने की एक इंक्रीज देख रहा हूं, मगर सेकंड स्टेज ऑफ इंक्रीज होगा जब बीटीए का साइनिंग अनाउंस होता है। मैं दलजीत जी, इस पे आपकी राय भी लेना बनती है। सुनील साहब ने बोला कि ये सारे रीजन है और आते हुए दिखाई देंगे, इनफैक्ट अनुज जी की भी राय है, आप क्या सोच रहे हैं? देखिए विपिन जी, जब ग्रोथ होगी तो नेचुरली कोई भी इन्वेस्टर उसको अट्रैक्ट होगा। और अगर ग्रोथ की सर्टेनिटी दिखेगी या ग्रोथ में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखेगी कि ये ग्रोथ दिख रही है, तो आई डोंट थिंक कोई भी पीछे रहेगा, चाहे वो एफआई हो चाहे डीआई हो, कोई भी हो वो देखना चाहेंगे। हम लोग बहुत ज्यादा क्योंकि हम लोग बॉटम्स अप थिंकर्स हैं, तो हम लोग बहुत ज्यादा इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते कि उनके आने से क्या हो, क्योंकि बहुत सारी हमारी जो छोटी कंपनियां हैं, सी जो एफआई का असर है वो पहली 50-100 कंपनियों पे ही है।
जो हमें जो 400 कंपनियों में से लेना है वो उनमें तो शायद किसी में 1 आधा % आएगा और उनका साइज़ में ही नहीं बैठती है। अगर वो लेना आएँगे तो मिलेगा भी नहीं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आई थिंक न्यूज़ फ्लो में या न्यूज़ आइटम्स में एफआईआई का होना नहीं होना बहुत मैटर करता है, बट शायद अल्फा जनरेशन में उतना मैटर नहीं करता। और जो डे टू डे मार्केट मूवमेंट है उनके लिए है। देखिए जो लॉन्ग ओनली फंड्स हैं, जिनको इंडिया ग्रोथ स्टोरी पता है, जिनको इंडिया ग्रोथ स्टोरी पर विश्वास है, वो तो वैसे भी लॉन्ग टर्म के लिए आने ही वाले हैं, क्योंकि इतनी बड़ी ग्रोथ कहीं और मिलती नहीं है। 8% 7-8% की ग्रोथ दुनिया के किस कोने में है? तो जो कहीं पे भी वर्ल्ड में बैठा है, उसको ये सोचना ही है कि मुझे इंडिया में पैसा लगाना है। अब वो परसेंटेज इधर-उधर ऊपर-नीचे होती है डिपेंडिंग अपॉन द न्यूज़ फ्लो, डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टेंसेस, बट ज़्यादा पैसा जो ऊपर-नीचे होता है वो होता है ट्रेडिंग, हेज फंड, इन शॉर्ट टर्म मनी वालों का। वो मार्केट में बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करता है। उसको उसको हमको अवॉइड करना हम्म, हम्म, हम्म। ठीक है, अभी जब सुनील जी कह रहे थे कि 2.5 लाख करोड़ का पैसा वो दिया है और बैंक को ऐसे मतलब उनके सिस्टम में ऐसे, हाँ सर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ नहीं, सिंपल सी बात है कि एक एफआई के मन में देखिए, पवेल ट्रम्प की बात नहीं सुन रहे हैं, मगर मल्होत्रा जी निर्मला जी की बात सुन रहे हैं। फिस्कल और मॉनेटरी में जो तालमेल इधर है वो अमेरिका में नहीं है। तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि दोनों डबल इंजन, फिस्कल सपोर्ट और मॉनेटरी साथ में चल रहे हुए देश में क्यों ना हम पैसा लगाएं। वो एक लाइटर नोट पे मेरे को कहना था। नहीं नहीं, और लाइटर नोट पे मैं बात करना चाह रहा था कि वो ये कि 2.5 लाख करोड़ बड़ा पैसा है, तो वो बच्चन साहब का एक डायलॉग है ना कि क्या कीजिएगा इतनी धनराशि का। तो अब धनराशि आ गई है, अब उसके सही डिप्लॉयमेंट का वक्त है। गुलाम साहब, तो मैं थोड़ा रियल एस्टेट से समझ के पूछूं कि अब देखिए, एक बायर को तो लोन सस्ता होता हुआ मिलेगा तो उसके हाथ में थोड़ी ताकत आएगी कि हाँ मैं अपना घर खरीदूं। इधर मैं थोड़ा सप्लाई साइड पे समझूं कि ये जो लिक्विडिटी है, डेफिनेटली इसमें कुछ हिस्सा जो है वो ज़रूर फाइनेंसिंग को भी जाएगा, वो आप साइड बेहतर समझते हैं। तो ये जो ओवरऑल सारा ईजिंग हुआ है, इससे जो लिक्विडिटी का क्रंच है, जो कि अब पहले जैसा तो नहीं है हिस्टोरिक रियल एस्टेट के अंदर, जो पहले हम आज से 10 साल पहले बात करते थे, बट स्टिल पैसा तो चाहिए इतने बड़े बड़े घर बनाने के लिए या इतनी तादाद में घर बनाने के लिए, उस साइड पर भी इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा? बिल्कुल, पर उससे पहले चूंकि एक हल्का सा माहौल बना हुआ था, मैंने सोचा मैं भी थोड़ा उसमें एक ऐड कर दूं। आपने जरूर। थोड़ा वक्त पहले पूछा था कि ट्रंप और इलॉन के झगड़े से क्या होना है। इसमें मेरा ओरिजिनल थॉट ये है जनाब कि रियल एस्टेट पे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ यूं हो सकता है कि ट्रंप टावर के रेसिडेंट्स को स्पेसएक्स का कनेक्शन ना मिले। उसके बाद अब आते हैं आपके सवाल की तरफ, जो आपने पूछा कि इसमें सेक्टर पर, सप्लाई साइड पर क्या फर्क आता हुआ दिखाई देगा। जैसा मैंने कहा है कि ऑफ कोर्स लिक्विडिटी रियल एस्टेट के लिए हमेशा से बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। कॉस्ट ऑफ फंड थोड़ा ज्यादा रहता है रियल एस्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के कंपैरिजन में। तो वो चीज तो इतनी ज्यादा दुश्वार नहीं थी, क्योंकि पिछले 2.5-3 साल में चाहे कस्टमर एडवांसेस कह लें, लेकिन एक्सेस टू फंड कुछ इतना बिकट नहीं था सेक्टर के लिए। और जैसा हमने देखा है रेसिडेंशियल के लिए काफी सारा जो फंड अवेलेबिलिटी है वो कस्टमर एडवांसेस से ही पूरी की जाती है। तो सीआरआर की वजह से डेफिनेटली बहुत इम्पैक्ट तो होगा। लेकिन अब बात आ रही है, चूंकि अफोर्डेबल हाउसिंग में बहुत हद तक के एक सूखा था जो पड़ गया था, सूखा पीड़ित रहा है ये वाला सेक्टर। तो इसमें इस फंडिंग के कारण, और दूसरा भी इनके काफी सारे डिमांड चल रहे हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर के आड़ में लाया जाए, तो उसमें भी उसको सुविधाएं होंगी। ये सारी चीजें डिमांड के सामने रखते हुए सीआरआर के इस ईज की वजह से हमें तो पूरी उम्मीद है कि फंडिंग को एक्सेस और ज्यादा इंप्रूव होगा डेवलपर्स के लिए। और ये इसका एक परहैप्स एक नेगेटिव साइड में देख सकता हूं कि शायद दामों पर गिरावट नहीं आए, क्योंकि एक और चीज तो देखी जा रही है कि रियल एस्टेट के प्राइसेस पिछले साल 1.5 साल से लगातार बढ़ रहे हैं। अगर एक्सेस टू कैपिटल और इंप्रूव होता है तो शायद इतनी जल्दी दामों पर लगाम नहीं लगेगी या गिरते तो नहीं दिखाई देंगे। वो एक चीज मैं रजिस्टर करना चाहता हूँ। ओके, ठीक है, ये भी एक इम्पैक्ट होता है। ये बिल्कुल वही वाली बात है। अब क्या इतना पैसा सिस्टम में आएगा तो क्या महंगाई पर इसका इम्पैक्ट आएगा? गुलाम साहब ने कहा कि वहाँ जो दाम हम उम्मीद कर सकते हैं कि कम हो, अगर अगर इजी मनी आएगी तो फिर वो नहीं होगा। खैर वो एक अलग चीज़ है। साक्षी, मुझे बताइए कि अब आगे जाते हुए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन थोड़ी सी देख लेते हैं कि अगर कोई कंसर्न आरबीआई के लिए आगे बनता है, कुछ आसमानी सुल्तानी हो जाए, वो तो बहुत अलग बात है कि जो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जैसे उनका इन्फ्लेशन पे अभी 3.7 जो उनके टारगेट 4 से काफ़ी नीचे है, लेकिन अगर हम क्वार्टर वाइज जो उनका प्रिडिक्शन देखें
Q1 में 2.9, Q2 में 3.4, देन 3.9, देन 4.4, वो धीरे धीरे अपटिक ऊपर की तरफ जा रही है। इतना पैसा, इतनी लिक्विडिटी आएगी और ये सब कुछ होगा तो हल्का सा वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर तो क्रिएट करती है। तो अगली बार जब ऐसा कोई मौका आएगा, जब उनको देखना होगा कि रेट का मैं क्या करूं, तो क्या ये इन्फ्लेशन वाली साइड कहीं से अपना मुंह उठा रही होगी, थोड़ा कंसर्न हो रही होगी, या इसके लिए अभी बहुत स्कोप है, जिस लेवल पे वो ले आए हैं 2-4 क्वार्टर शायद ये कहीं नहीं जाने वाली यहां से? हाँ, मतलब आप जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं कि आरबीआई ने इतना सारा लिक्विडिटी सिस्टम में वो दे रहे हैं, जिसकी वजह से एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट हम समझते हैं कि इकोनॉमी में आता है। पर आई थिंक हम अभी उस इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट से बहुत दूर हैं। तो जब तक आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इकोनॉमी में अगर आप एवरेज देखें तो वो 75% के करीब है, और जब तक आप 80-85%, 90% पे नहीं पहुंचते हैं, तब तक हम नहीं देखते हैं कि डिमांड साइड से ये सारी लिक्विडिटी जो है वो इन्फ्लेशनरी होगी। तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि बिकॉज ऑफ दिस लिक्विडिटी एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आने में थोड़ा टाइम है। दूसरी बात ये है, आपने इस बारे में बात करी कि आरबीआई का जो फोरकास्ट है वो ये दिखा रहा है कि अगले 1-2 क्वार्टर तक तो इन्फ्लेशन 3-3.5% के करीब रहेगा, बट उसके बाद आगे जाके वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, 4-4.5% की तरफ जा रहा है। और आज गवर्नर ने ये भी चीज बोली कि उनकी एक्सपेक्टेशन है कि अगले साल के लिए इन्फ्लेशन का जो फोरकास्ट है वो शायद 4.5% के नजदीक में रहेगा। वो जो इंक्रीज हमें दिखाई दे रहा है इन्फ्लेशन में, वो एक्चुअली एक बेस इफेक्ट की वजह से हो रहा है। क्योंकि इस साल अगर आप जनवरी से मार्च के बीच में देखेंगे तो इन्फ्लेशन काफी ज्यादा मॉडरेट कर गया। तो वो एक स्टैटिस्टिकल बेस इफेक्ट है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है। दूसरी बात, इंडिया में जो मेजर ड्राइवर है इन्फ्लेशन का वो एक्चुअली फूड इन्फ्लेशन है। तो वो एक सप्लाई साइड फिनोमेना है, वो डिमांड साइड का जो फिनोमेना है वो थोड़ा सा कम है। और अगर इस साल भी मॉनसून नॉर्मल रहता है, राबी आउटपुट ऑलरेडी अच्छा रहा है, लास्ट ईयर का खारिफ आउटपुट भी अच्छा रहा है, और इस साल भी अगर हम एग्रीकल्चर आउटपुट और फूड सप्लाई अच्छे रहते हैं, तो फूड इन्फ्लेशन के पर्सपेक्टिव से शायद हम इस साल के लिए कंफर्टेबल रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि एट दिस पॉइंट इन्फ्लेशन के अपसाइड रिस्क्स हैं। आई थिंक वो ब्रॉडली इस साल के लिए कंटेन्ड। ओके, ठीक है, चलिए एक बार फिर से थोड़ा मार्केट की तरफ रुख कर लेते हैं। तो अनुज सर, यहाँ पे देखिए हमने सारी पॉजिटिव बातें कर ली, सब अच्छा बात हो गई और अच्छी खबर आई, इसलिए अच्छी बातें हैं, सब फॉरवर्ड लुकिंग भी है। लेकिन जब हम रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो क्या क्या रिस्क फैक्टर अभी भी मौजूद है? और ये जो हमने ट्रंप और मस्क वाला फैक्टर उठाया, मजाक मस्ती में थोड़ा सा हल्के वे में लिया, लेकिन क्या उसका कोई इम्पैक्ट नजर आएगा, या फिर उसके अलावा दूसरी अगर चीजें हैं जो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है आगे चलते हुए, तो वो क्या होंगी? देखिए, सबसे पहली बात तो डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क जैसे लोग किसी के दोस्त नहीं है, ये सिर्फ अपने दोस्त हैं। ये मतलब ये जो दोस्ती होती है ना, ये दोस्ती बहुत मतलब की दोस्ती होती है। अब वो नाच रहे थे उनके प्रेसिडेंसी पे और आप कह रहे हैं कि मैं नहीं होता तो तुम प्रेसिडेंट ही नहीं बनते, तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। देखिए, हमारे लिए रिस्क फैक्टर अब जो है ना, वो हमारे लिए रिस्क फैक्टर सिर्फ एक है। रिस्क फैक्टर हमारे लिए, और वो ग्लोबल नहीं है, हमारे लिए रिस्क फैक्टर है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर सरकार की तरफ से कारगर स्टेप्स नहीं उठाए गए और अगर अर्निंग्स में इम्प्रूवमेंट नहीं आई तो मार्केट फिर वापस गिरेगा। इस मार्केट की दिक्कत ट्रंप नहीं थी, इस मार्केट की दिक्कत टैरिफ वॉर नहीं थी, इस मार्केट की दिक्कत इंडो पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट नहीं थी। ये सब बीच बीच में स्पीड ब्रेकर्स थे। इस मार्केट की दिक्कत अर्निंग्स थी। जो हम ऑल टाइम हाई से गिरे थे वो अर्निंग्स की वजह से गिरे थे। तो रिस्क अगर मार्केट में एक है तो वो है कि अर्निंग्स का कैचअप ना करना। मार्केट में रैली हो जाए और अगर अर्निंग्स कैचअप नहीं करेंगी तो मार्केट गिरेगा। ये एक बेसिक नियम है, रिस्क फैक्टर सिर्फ ये रहेगा। तो सुनील सर, जो अनुज जी कह रहे हैं कि ये अब चाहे ट्रंप हो, चाहे पाकिस्तान के साथ फेस ऑफ हो, ट्रेड वॉर हो, ये सब स्पीड ब्रेकर हैं। असली मुद्दा तो अर्निंग्स का, और ये लगातार शायद पहले भी 5-6 हफ्ते पहले जब हमारी बात हुई थी तो आपने भी बात कही थी कि अर्निंग्स देखने होंगे। अभी तक तो मुझे लगता है कि ठीक ठाक है। आगे चलते हुए आपको क्या लग रहा है कि ये एक बड़ी चीज़ होगी? अगर यहाँ परफॉर्मेंस, अर्निंग्स ठीक नहीं आते हैं तो फिर आप लाख चीज़ें कर लीजिए, कुछ आप उतना सॉलिड होता हुआ नहीं दिखेगा। देखिए, अनुज जी ने जैसे कहा ये रिस्क फैक्टर है, मगर ये खाली आपने रिस्क पूछा इसलिए उन्हें बताया, नहीं तो
आज के दिन में मुझे वो रिस्क नहीं लगती है जितना, अगर ये बन सकता है रिस्क अगर अर्निंग्स नहीं आई तो, मगर असलियत में उम्मीद मेरी वो नहीं है कि ये रिस्क बनेगी, क्योंकि सभी मार्केट फॉरवर्ड गाइडेंस पे होती है, और इस महीने की इस क्वार्टर के जो अर्निंग सीजन थी वहां पे हर कॉर्पोरेट ने बहुत पेसिमिस्टिक गाइडेंस पेश किया, क्योंकि ये टैरिफ वाला माहौल हावी था, राइट। तो मेरा मानना है कि जैसे हमने देखा कि क्यू ऑन क्यू जीडीपी का नंबर बेहतर हो गए, अब इस चीज के कारण ओवरऑल जीडीपी के नंबर और भी बेहतर होंगे, तो अर्निंग्स की जो एक्चुअल रिजल्ट होगी वो गाइडेंस से बेहतर आने की उम्मीद होगी, तो नेचुरली आपको फॉरवर्ड पीई थोड़ी रिलैक्स होगी तो मार्केट आगे चल सकती है। तो ये रिस्क का प्ले आउट होना मेरे प्रोबेबिलिटी उतना ज्यादा नहीं है, मगर डेफिनेटली रिस्क तो रिस्क है, वो एक बात है। इसके अलावा और एक रिस्क है जो मैंने इन्फ्लेशन के बारे में मैं उठाना चाहता हूं कि मॉनसून अच्छी हो, ये एक्चुअली एक स्टेटमेंट है जो एक्चुअली मायने नहीं रखती है। क्यों मैं बता रहा हूं कि ये लॉन्ग टर्म एवरेज के साथ टोटल क्वांटम ऑफ मॉनसून को कंपेयर किया जा रहा है, मगर मॉनसून का टाइम एंड स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कहां पे आपको मुंबई शहर में बारिश लग के क्या फायदा भैया, जब फसल हो रही है उधर पहने का है ना, तो मॉनसून का डिस्ट्रीब्यूशन एक इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड, कब पड़ती है, अगर सोइंग के टाइम में पड़ती है तो अच्छी बात है, मगर हार्वेस्ट के टाइम में मॉनसून आती है तो खराब करती है सभी क्रॉप्स को। तो मॉनसून एक की रिस्क फैक्टर है अभी भी, क्योंकि क्वांटम सही रहेगा, मगर सही सही जगह पे सही वक्त पे अगर मॉनसून नहीं आई तो फूड इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, और आरबीआई की जो भी एक्सपेक्टेशन है उससे आगे आ सकती है। इसलिए उनका न्यूट्रल स्टांस याद रखिए, अगर इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ जाती है तो वो उस तरफ भी पलट सकते हैं। तो ये मेरे लिए रिस्क, मेरे लिए प्रॉब्लली एक इंपॉर्टेंट रिस्क है। जी जी, तो क्विकली दलजी साहब, 1-2 मिनट का वक्त बच गया मेरे पास, तो ये आपके लिहाज से रिस्क फैक्टर क्या, और हम फॉरवर्ड लुकिंग कैसे देखें मार्केट को जब मंडे को खुल रहा होगा? तो ऑब्वियसली रिस्क फैक्टर में एक तो यही है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स अगर प्रॉपर जितना एक्सपेक्टेड है उतना नहीं आया, जब जो ग्रोथ मार्केट ने बिल्ड कर लिया है, क्योंकि मार्केट अहेड ऑफ टाइम चलता है और इस समय भी मार्केट नियर हाई जा रहा है, तो दैट मीन्स कि बहुत सारा पॉजिटिव फैक्टर इन कर लिया है। इसके लिए वहां पर स्कोप ऑफ फॉल्टरिंग इज वेरी वेरी लो। सेकेंड बिगर रिस्क इज आई थिंक ग्लोबल अनसर्टेनिटी। ये ट्वीट की कोई भी ट्वीट आएगा, कुछ भी आएगा, तो उसकी वजह से जो एक टर्मोइल आ जाता है, और उसमें क्या होता है, बहुत सारी चीजें डिले हो जाती हैं। हो सकता है कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं होगा हमारी कंपनी पे, बट उसकी शिपमेंट डिले हो गई, 3 महीने अटक गया, कोई चीज सप्लाई चेन में कुछ इम्पैक्ट आ गया, तो जो काम कर रहा था वो काम रुक गया, बीच में 2 महीने के लिए रुक गया। तो आपका जो क्वार्टर, अब मार्केट तो यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर अर्निंग देख रहा है, तो बोला था कि 30% ग्रोथ आएगी, आई 15%, उसी दिन स्टॉक 25% नीचे, राइट। तो ये जो इम्पैक्ट है, ये थोड़ा आई थिंक अगले वॉलेटिलिटी हमें लगता है कि अभी अगले और 5-6 महीने बनी रहेगी, और स्टॉक स्पेसिफिक ही काम करना रहेगा। कोई ऐसा मेजर थीम या कोई ऐसा मेजर सेक्टोरल व्यू लेना शायद ठीक नहीं रहेगा। जी, तो चलिए, खैर एनीवे, अभी जो पॉजिटिव है उसको पकड़ते हैं, जो आज बाजार ने पकड़ा और अपना एक एक्शन भी दिखाया। वहाँ पे इंडाइसेस ने बढ़िया प्रदर्शन किया और अच्छी छलांग लगाई। जो बहुत समय से रेजिस्टेंस थे सो कॉल्ड, वो टूटे, नए हाइस बने, और एक थीम भी मोटी मोटी दिखाई दी। वेल, मंडे को एक फिर नई कहानी होगी, उस दिन भी नजर आएगा कि बाजार में क्या करना है, लेकिन एक मोटी कहानी जरूर बताई कि पूरा फोकस जो है वो ग्रोथ पर है। आरबीआई ने अपना काम कर दिया है, इनफैक्ट 2 कदम आगे जाके कर दिया है। नतीजे उसके बिल्कुल आएंगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो अलग बात है, लेकिन कौन से फैक्टर्स, कौन सी चीजें और कितने वक्त में काम करेगी जो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सभी मेहमानों ने आज यहाँ पे बताई। तो आई होप देयर इज अ बिग पॉजिटिव, और मंडे को भी उसी पॉजिटिविटी के साथ हम मार्केट्स में जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का अपनी राय रखने के लिए। नमस्कार।